चिल्ड्रंस ऑफ वॉर, अंडर द सेम सन के अलावा भिखारी और -31 जैसी मराठी भाषी फिल्मों की अभिनेत्री ऋचा इनामदार को कौन नहीं जानता। वह आमिर खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के साथ 75 विज्ञापन फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं। वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस में अवनी के किरदार में उन्हें जबरदस्त शोहरत मिली थी। महज 3.5 वर्ष की उम्र से नाटकों में अभिनय करती आ रही ऋचा इनामदार एक डॉक्टर पिता की बेटी होने के साथ ही स्वयं भी दांतों की डॉक्टर हैं, यानी उन्होंने BDS की डिग्री हासिल कर रखी है। वह प्रशिक्षित कथक डांसर भी हैं। हाल ही में ऋचा इनामदार ने फिल्मी संगम से अपनी अब तक की यात्रा शौक आर्य को लेकर लंबी बातचीत की। ऋचा इनामदार जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। आपकी परवरिश बहुत अलग माहौल में हुई। आपके माता पिता डॉक्टर थे जी। आपने भी BDS किया है, डेंटल सर्जन जी। तो फिर अभिनय का चस्का कैसे लग गया? ये थोड़ा सा उल्टा है। मैं बहुत छोटी थी, मतलब 3-3.5 उम्र होगी मेरी, जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया, पहला मोनो एक्ट किया। अच्छा। मुझे याद नहीं, पर मैंने तस्वीरें देखी है। और उसके बाद मैंने पहला प्ले मेरा जब मैं सीनियर KG में थी तब किया। पहला म्यूज़िकल जिसमें मैंने 10 गाने गाए थे वो मैंने प्राइमरी में किया। तो अभिनय कुछ समझ आने से पहले अभिनय करना मेरे बीइंग का पार्ट बन गया था। रही बात डेंटिस्ट कैसे बनी, तो घर का, जैसे कि आपने कहा मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, घर का माहौल, मतलब पढ़ाई को बहुत वैल्यू दी जाती है मेरे घर पे। तो मैं और मेरे भैया दोनों, मतलब ऐसे था कि ग्रेजुएट होना है तो डॉक्टर या इंजीनियर होना है, वो मतलब बेसिक सी बात थी। वो कोई फोर्स नहीं था, मतलब ये नहीं था कि मम्मी पापा ने कह दिया कि नहीं ऐसे कैसे एक्टर बनोगे या डॉक्टर बनो, ऐसे नहीं था। मतलब पढ़ाई तो करनी है। इनफैक्ट मेरी सबसे कम डिग्री है मेरे घर पे। अच्छा। कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ, सिर्फ डेंटिस्ट हूँ। मेरे भैया भी पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब इंजीनियर MBA, वो पेंटिंग करते हैं। क्या बात? हाँ जी। और मम्मी BSc MSc MPhil PhD है। पापा भी MD डॉक्टर है, JJ हॉस्पिटल के डीन रह चुके हैं। तो सब यूनिवर्सिटी टॉपर्स वाले खानदान से जब आप आते हो तो ये तो बेसिक सी बात है कि ऐसे है ना, जैसे आप बच्चा जब बड़ा होता है स्कूल जाता है, हाँ। वैसे हमारे घर पे ये था कि हाँ तो डॉक्टर इंजीनियर तो बनोगे ही। हाँ, तो वो उल्टा था। एक्टिंग तो पहले से करती थी, प्लेस और सब में रुचि थी, और जैसे स्टेज पे पैर रखती ना कुछ और बन जाती। और ये मम्मी ने बचपन में देख लिया था, तो वो मुझे हर जगह, हर कंपटीशन में जहाँ भी मैं नाम देकर आती ले जाती। हर इतवार को हम लोग कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते थे। पूरी स्कूल लाइफ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे दोस्त नीचे आके खेलते थे, मैं कॉम्पिटिशन्स जाती थी। एक बार तो ये तो मैंने कहीं बताया नहीं आज तक कि एक दिन में मुझे 9 कॉम्पिटिशन्स थे, और उस दिन मुझे बुखार था, मतलब अच्छा खासा तेज़ बुखार, और उसमें से मैं 2 नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और वो दूर थे। बट बाकी 7 में मुझे सब में ओवल, मतलब मैं फर्स्ट आई थी सब में। अच्छा। बट स्कूल में डांट पड़ी थी कि वो 2 बंक किए। तो ये था। लेकिन एक सवाल और आता है कि 3.5 साल की उम्र, उस वक्त आपको कुछ नहीं पता था, तो मोनो एक्ट जो आपने किया, क्या आपको मम्मी पापा ने बताया कि वो उनकी मर्जी से था या उनको कहीं रुचि थी, क्या था? नहीं, रुचि मुझे थी। कुछ भी स्टेज पे होता है ना, तो आई एम अ परफॉर्मर प्रॉब्ली एट कोर, तो मुझे अच्छा लगता था, मैं धूम स्टेज पे चली जाती थी। तो उन्होंने सिखाया, और सारी वारी उन्होंने पहनाई। तो जो भी मैंने वहाँ जाके बोला वो उनका बताया हुआ था, नीडलेस टू से, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। लेकिन मेरी रुचि मेरी थी। अच्छा। फोर्स मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी रुचि और वो अपने बच्चे को बोल रहे कि अरे तू जाके कर बेटा, वैसा नहीं था। बच्चा ही जाके करना चाह रहा था, उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब मैं छोटी थी, मेरे ख्याल से
पहली कक्षा में होंगी, नॉट श्योर। तब जो भी गाने बजते थे, जो मैं महाराष्ट्रन फैमिली से हूँ, तो जो मराठी गाने बजते थे कैसेट पे, वो मेरी नानी सबको सुनाती थी कि अच्छा अब इसे कहना, ये गाएगी। और मैं जब वो गाने गाती थी तो बिना म्यूजिक सुने मेरे दिमाग में ताल बजते रहता था, तो मैं सबको कहती थी रुको, और मैं ताल देते रहती थी, और फिर जब गाने में म्यूजिक खत्म होगा इन माय माइंड, तब मैं गाना गाती थी। तो वो इंट्रिंसिक है, मतलब। तो अब आप गाती हैं कि नहीं? गाती हूँ, सिंगर तो नहीं हूँ, क्योंकि सीखती थी, शास्त्रीय संगीत सीखती थी मैं स्कूल में, और ये भी थी, स्कूल की प्रीफेक्ट भी थी, बहुत मस्तीखोर भी हूँ, तो चिल्लाती थी। तो तब आवाज़ मेरी काफ़ी मैंने स्पॉइल कर ली, और जो 2 एग्ज़ाम्स दिए थे दोनों में मैं फर्स्ट आई थी। तब जो सर थे उन्होंने मेरी मम्मी को बुलाकर ये कहा था कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पर इसके वोकल कॉर्ड्स बहुत डेलिकेट है, तो इसे संभाल के रखना, इसे चिल्लाने मत देना। तो मैं तो सुनती नहीं किसी का। आपने कहा कि स्कूल के दिनों में आपने काफ़ी प्लेस किए, प्रोफेशनल प्ले किए या नहीं किए, और किसके साथ किए? प्रोफेशनल प्लेज वैसे कहूँ तो नहीं किए। अच्छा। लेकिन प्रोफेशनल लेवल के काफ़ी प्लेस किए। तो हमारे कॉलेज में हमारे जो चेयरमैन थे, उन्हें प्लेज से बहुत लगाव था, बहुत, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत। तो एक ही बार वो प्ले होता था साल में, पर उसके लिए प्रॉपर 1.5-2 महीने की प्रॉपर तालीम होती थी, मतलब ऐसे जैसे कॉलेज प्लेज होते हैं ना, वैसा नहीं। अच्छा। प्रोफेशनल लेवल का कमर्शियल प्ले, पूरा सेट लगता था, और ऐसे मैंने कई प्ले किए हैं एज द लीड गर्ल। इनफैक्ट ऐसे मैंने प्ले डायरेक्ट भी किए हैं। क्या बात? हाँ, तो मैंने टेक्निकली प्रोफेशनल प्लेज नहीं किए कि एक प्ले के मल्टीपल शोज जो हम करते हैं, लेकिन मैंने प्रोफेशनल लेवल के 2 एक्ट एंड 3 एक्ट प्लेज, मतलब 3 घंटे के नाटक, वो काफ़ी किए। तो लिखने का भी शौक रहा होगा? हाँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। क्या मेरे दादाजी कवि रहे हैं। क्या नाम उनका? श्रीदी इनामदार। अच्छा। उन्हें महाराष्ट्र के टैगोर कहा जाता है, कविवर्य। हाँ जी। और उनके भाई भी कवि थे, और मेरे पापा भी बहुत अच्छी कविता करते हैं। इनफैक्ट वहाँ उनकी एक किताब रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, वो दोनों, वो मेरे भैया की किताब है और वो मेरे पापा की किताब है। ये तो भैया भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और पापा भी बहुत अच्छी कविता करते हैं। तो ये मेरे पापा का बुक है। उनके बर्थडे पे हमने उन्हें ये बर्थडे गिफ्ट दिया। अच्छा। क्योंकि वो जब कॉलेज में थे और जब उनकी शादी हुई, उस दौरान उन्होंने कुछ कविताएं लिखी जो ऐसी कहीं तो पढ़ी हुई थी। तो एक दिन ऐसे हुआ, उनके गेट टुगेदर में उन्होंने उनके दोस्तों के सामने 2-4 कविताएं पढ़ दी। दोस्तों ने कहा यार इतनी बढ़िया, छाप क्यों नहीं रहे? पापा ने कहा क्या आप लोगों को सुना था, उससे ज़्यादा क्या ये। तो वो हमने सोचा कि यार ये हमने छापना चाहिए, ये बढ़िया कविता है। मतलब हम जब बात करेंगे तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत सोशल मैसेज वाली कविताएं हैं, प्यार भरी कविताएं हैं, बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे, और बहुत बढ़िया रिच लिटरेचर रिच कविताएं हैं। लोग मानते हैं कि एक डॉक्टर जो होता है बहुत कठोर होता है, नहीं, और कविताएं लिखना तो बहुत कोमल हृदय वाला। बहुत, हाँ, मतलब वो बहुत सेंसिटिव है। और तो वो लिटरेचर वाला जो ये है कि अगर आप मेरे घर पे मुझसे मिलते तो पापा की तो लाइब्रेरी है, मतलब बहुत सारी किताबें, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिकल पढ़ते हैं, वो मतलब दुनिया के अलग अलग विषयों पर मतलब उन्हें बहुत रुचि है पढ़ने में। तो वो कहीं ना कहीं हम में लिटरेचर आ ही गया। मेरी जो नानी है, मम्मी की मम्मी, वो भी बहुत पढ़ती, तो उससे भी कहानियाँ, लिटरेचर, हमारे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज और ये वो है, वो उन्होंने बड़े अलग एंगल से हम बच्चों को बताई। तो जब ग्रोइंग अप का पार्ट था, किताबें आसपास थी, अच्छी कहानियाँ आसपास थी, और आर्ट आसपास था, कि मम्मी की तरफ से गाना, पेंटिंग, वो सब मम्मी की तरफ से आया।
तो ये कहा जा सकता है कि आपके पड़ोस कला और मेडिकल दोनों फील्ड में एक साथ हुई। जी जी। आपके भैया क्या लिखते हैं? वो भी लिखते नहीं, हैं? मेरे भैया शौक के लिए लिखते हैं, वो पेंटर है, वो अच्छा। आर्टिस्ट है, वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं। अभी उनके अभी साउथ कोरिया में थे, अच्छा। उससे पहले लंदन में हुआ, दुबई में हुआ, उनके शोज़ दुनिया भर में होते हैं। तो बहुत अच्छे, मतलब इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं वो, और वो बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरे पास उनका लिखा हुआ तो कुछ है नहीं, लेकिन अगेन हम तीनों के लिखने का क्या कहते हैं, स्टाइल बहुत अलग है। जैसे मेरे मम्मी और भैया के पेंटिंग का स्टाइल बहुत अलग है। पापा अच्छी तस्वीरें खींचते तो मैं अच्छी तस्वीरें खींचती हूँ, तो वो कहीं से तो मेरे ख्याल से डाउनलोड आ ही गया। एक ही चीज़ जो मेरी ओरिजिनल है, मैं कहूँगी, जो डांस है, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई डांस नहीं करता, तो वो एक पता नहीं कहाँ से आ गया, फिर आ गया। आप क्या लिखती हो? मैं रेगुलरली नहीं लिखती, मैं दोनों लिखती हूँ, फिक्शन भी लिखती हूँ या कविताएं लिखती हूँ। मोस्ट ऑफ द कविताएं या तो बहुत लो हूँ तब लिख देती हूँ, या तो बहुत खुश हूँ तब लिखती हूँ। तो हाँ, मतलब मैं इमोशनली ड्रिवन हूँ, EQ हाई है, तो आई थिंक उसी में से वो पेपर पे उतर जाता है। तो कभी आपने सोचा नहीं कि आप अपनी कविताओं को या आपने जो आपने कहानियां लिखी उनको छुपाया जाए? नहीं, अब तक वहाँ नहीं पहुँची हूँ। हर इंसान को पता होना चाहिए, हर आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि कब कौन सी कलाकृति बाहर ऑडियंस के सामने रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है अब तक छोटी किताब छपेगी, अगर छापने की, तो रुक जाते हैं थोड़ा, और थोड़ी और हो जाए फिर देखेंगे। वैसे वो तो मैंने नहीं सोचा, पर मेरे फोटोग्राफ्स देख के, मेरे एक मित्र है जो डायरेक्टर है, काफ़ी अच्छा नाम है उनका, उन्होंने कहा था, देवाशीष मखीजा नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि मैं आपकी तस्वीरें छाट कर उसका एग्जीबिशन क्यूरेट करूँगा। अच्छा। और आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि मैं तस्वीरें खुद के लिए खींचती हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए तस्वीरें नहीं खींचती हूँ। मुझे वो पल उस वक्त कैप्चर करना, वो मुझे बड़ा स्पेशल लगता है। मेरी नज़रों से मैं वो पल किसी और को दिखा पाती हूँ, ये मुझे उसकी स्ट्रेंथ लगती है। मतलब आजकल तो खैर हर एक कैमरा उठा के फोटोज़ खींचता है, पर ये शौक़ हमेशा से रहा है। तो उन्होंने वो देखकर कहा कि ऐसे अच्छा, और उनका वो कहते हैं ना, हर एक इंसान की नज़र होती है कि उसे पता है टैलेंट स्पॉट करना, वैसे वो उनकी खूबी है। तो इसलिए उन्हें लाइटली भी नहीं ले पाई मैंने सोचा अच्छा होगा, कोई बात होगी। किस तरह की तस्वीरें खींचना आपको पसंद? आप अपनी खुद की या नहीं, खुद की नहीं, मुझे सेल्फीज नहीं पसंद। इनफैक्ट आप मेरा सोशल मीडिया देखोगे तो काफ़ी वीक है। मुझे राह चलते किसी की भी, जहाँ मुझे सच्चाई नज़र आती है, जिनकी आंखें कुछ कह जाती है, या जिस तस्वीर में कहानी है, ऐसी तस्वीरें खींचना पसंद है। और मैं बिल्कुल बाइज्जत परमिशन लेकर तस्वीरें खींचती हूँ। उन्हें या तो खाना खिलाती हूँ या फिर पैसे देती हूँ। मतलब आई डोंट बिलीव कि अगर मैं किसी की तस्वीर खींच रही हूँ और वो मैं सोशल मीडिया पे डालने वाली हूँ, तो उन्हें उसका क्या कहते हैं, उन्हें एक टोकन मिलना चाहिए, थैंक यू का टोकन जरूरी है। स्पेशली अगर कोई मार्जिनलाइज्ड है, जैसे राह चलते कोई दिख गया, तो और अगर उनका दिन बन जाता है तो क्यों नहीं। सही बात। वैसे कभी आपने नेचर के बारे में कुछ? नेचर आप देख सकते हो, ये सारे मेरे ही लगाए हुए हैं। क्या? तो मैं जिस स्पेस में जाती हूँ, भले वो मेरा खुद का घर हो, मेरे दोस्तों का घर हो, मेरी नानी का घर देख लो, मामी का, मौसी का, मतलब हर घर में आपको बहुत पौधे दिखेंगे। अब बम्बई में रह के कंक्रीट के जंगल में तो रहते ही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, पर उसमें जितना हो सके नेचर को डेफिनेटली इंक्लूड करती हूँ। मतलब आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कभी किसी खेत में जाके रहेगी या जंगल में जाके रहेगी। इनफैक्ट जब शूट करने मिलता है, जैसे मैं चिल्ड्रन ऑफ वॉर में हमने गुरमारा फॉरेस्ट जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ शूट किया था। तो मैं तो
भाई इतनी खुश थी ना जंगलों में, पेड़ों के बीच, और इतने खूबसूरत नज़ारे देखे हैं मैंने तब, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपने वो भी सारे कैमरे में उतारे होंगे? सॉरी, नहीं तब तो बिल्कुल नहीं, तब काम, जब काम में बिजी रहती हूँ तब काम, अच्छा, तो उसके बीच नहीं। आपने अपनी फैमिली से हटकर एक अलग काम किया, डांस वाला। तो ये डांस का सिलसिला कैसे शुरू था, वो कहाँ से रुचि पैदा हुई थी? मुझे याद नहीं। अच्छा, मुझे जहाँ से आई थिंक मेरा पहला गाना डांस वाला प्राइज मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में मिला था, इंटर स्कूल वाला। तो मुझे नहीं याद वो कहाँ से आया। रिदम है, मतलब एक डांस का जो इनबिल्ट अंडरस्टैंडिंग होता है वो है। रही बात तालीम की, तो थोड़ा सा कथक सीखी हूँ, सीख रही हूँ। कौन है गुरु आपके? पंडिता उमा डोगरा। ओह, और बट बहुत ही कम आता है अब तक, ठीक है। और लैटिन बॉलरूम के 7 स्टेजेस किए हैं, मतलब वो जो सालसा चाचा आपने अगर सुने होंगे, तो वो थोड़े बहुत वो सीखा है। और फ्री स्टाइल डांसिंग मुझे पसंद है, बॉलीवुड डांसिंग मुझे पसंद है, तो बस वही है। कथक और लैटिन बॉलरूम दोनों बहुत अलग हैं जी, और दोनों की अलग अलग रुचि एक में हो ऐसा बहुत कम देखा गया है। आपकी कैसे, दोनों में कैसे रुचि हुई? पता नहीं यार, मतलब मल्टी कलर्ड लाइफ है मेरी, मल्टी कलर्ड चॉइसेस है मेरे। जैसे अगर आप देखोगे तो एक तरफ कमर्शियल फिल्में करती हूँ, एक तरफ बहुत ही इंटेंस फिल्में करती हूँ, वही स्पेक्ट्रम है। मुझे ऐसा लगता है कि लिमिटेड लाइफ नहीं जीनी, मतलब भगवान ने कहिए, नेचर ने कहिए, लक ने कहिए, टैलेंट्स दिए हैं, या मम्मी पापा के जेनेटिक्स ने कहिए टैलेंट्स दिए हैं, तो उसे भरपूर जीना है, उसे लिमिट नहीं करना। डांस तो डांस है ना, डांस क्या एक्सप्रेशन है। तो वो मैं इंडियन स्टाइल में करूँ, वेस्टर्न स्टाइल में करूँ, जहाँ जैसा माहौल वैसा करूँ। क्या ये कहा जाए कि डांस में या एक्टिंग में जो या गाने में आपको जो प्रोत्साहन मिला, उसमें कहीं ना कहीं आपकी नानी का बहुत बड़ा हाथ था? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल था। नानी का हाथ था, मम्मी का हाथ था, फैमिली सारे मेंबर्स का था, लेकिन स्पेशली मम्मी का हाथ था। क्योंकि मम्मी ने मैं आई कहती हूँ मम्मी को, उन्होंने जहाँ जहाँ मुझ में स्पार्क देखा, मुझे कभी रोका नहीं। या आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी एग्ज़ाम्स के पहले जब मेरे प्ले के रिहर्सल्स होते थे, तो बाकी तो आई डोंट थिंक किसी की माँ अलाउ करेगी, कहेगी पहले पढ़ाई करो उसके बाद ये सब करना। मैं तब 2-2 घंटे सोती थी, और पूरा कॉलेज, पूरा स्कूल में कभी बंक नहीं करती थी। एकदम वो कहते ना, वो जो पढ़ाकू बच्चे होते जो फर्स्ट बेंचर्स, उस टाइप की थी। फर्स्ट बेंचर तो खैर नहीं थी, लेकिन पढ़ाकू सिंसियर बच्ची थी। और उसके पहले और उसके बाद मैं सारे प्रैक्टिसेस करती थी। तो फिर कहाँ से टाइम मिलेगा, तो वो नींद में से काट लो। तो मम्मी ने मुझे बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले, फाइनल से पहले भी उसने ये नहीं कहा कि तू मत कर, उसने कहा ये कर ले, उसके बाद पढ़ाई अच्छे से करना। तो मैं उसे बहुत बड़ा, मतलब उसका श्रेय है। जब आपने अपने घर में बताया होगा कि मुझे एक्टिंग को करियर बनाना है, तब आपकी मम्मी, आपके पापा और नानी की क्या प्रतिक्रिया थी? ये भी उल्टा है। अच्छा। ये बिकॉज घर वालों को दिख रहा था कि जैसे ही स्टेज पे जाती हूँ बहुत खिल जाती हूँ, तो उन्होंने कहा यार ये यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, तुम दिल से करती हो जो करती हो, और तुम उसमें अच्छी भी हो, तो तुम अगर चाहो तो तुम इसी में अपना करियर कर सकती हो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो ये उल्टा था कि ये इनफैक्ट उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन है तुम करो, तुम्हें नहीं करना तुम मत करो, तो बस। जब आपने तय किया कि मुझे तो अभिनय करना और शुरू से सारी चीज़, फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या घर वालों को खुश करना था? नहीं नहीं नहीं, खुद को खुश करना था। मतलब आप सोचिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं अकेली हूँ जिसने पीजी की डिग्री मेरे घर पे नहीं ली है, तो मैं सोच नहीं सकती कि ये डिग्री भी ना लेती। मैंने खुद के लिए किया। एंड कैसे है ना, हम जब एक प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं तो हमारा तरीका, सोचने का जो तरीका है ना, वो बदल जाता है। हम एंड स्पेशली डॉक्टर के लिए जो पढ़ाई होती है, उसमें हर चीज़ में आप जो आपका जो मानसिक ग्रूमिंग होता है वो बहुत बहुत अच्छा है।
मतलब आप बिकॉज आप पेशेंट्स के साथ डील करते हो, राइट? तो इंसानी जज्बात, उनकी तकलीफ़ें, वो सब उसकी जो समझ है और उसको आप दूर करना चाहते हो, वो पूरा जो आपका एक जज्बा बनता है, आई थिंक वो पूरा मेरे सिस्टम का पार्ट बन गया। सो भले मैंने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई करके उसे प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन वो तो मुझ में आ गई ना। मतलब वो तरीका या प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्रोच करना, वो सब आ गया, वो बैलेंस आ गया। तो क्या ये माना जाए कि इससे कहीं ना कहीं लोगों के साथ इमोशनली जुड़ना या किसी किरदार को इमोशनली समझना आसान हो जाता है? आसान तो पता नहीं, लेकिन एडेड एडवांटेज डेफिनेटली है। मतलब पहले से ही इन जनरल मेरा इमोशनल क्वोशंट हाई रहा है। मतलब मैं सेंसिटिव हूँ, तो वैसे ही दूसरों के लिए मुझे ज़्यादा फील होता है, तो उसका डेफिनेटली मुझे फ़ायदा होता है एज एन एक्टर, क्योंकि जब मैं मेरा कैरेक्टर पोर्ट्रे करती हूँ तो मुझे उस चीज़ का डेफिनेटली फ़ायदा होता है। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, उस वो जो टाइम था ना, उसमें जो जो चीज़ें सीखी, कैसे कैसे बताऊँ, उसने मुझे बहुत एज अ पर्सन रिच किया, बहुत बैलेंस्ड स्पेस में लाया, उसका फ़ायदा होता है। स्कूल में जब आप और पेशेंस भी बहुत सीखते हो आप, और हमारे फील्ड में तो पेशेंस बहुत सब कुछ है, बहुत पेशेंस बहुत लगता है। सही बात है। तो जब स्कूल में आप प्लेस कर रही थी, अवार्ड मिल रहे थे, जी तो उस वक्त जो स्कूल का आपके दूसरे बच्चे साथी थे, आपकी सहेलियाँ थी, जी टीचर्स थे, जी उनके क्या कमेंट्स हुआ करते थे? वो क्या कहते थे आप? मुझे हुकुम का इक्का कहते थे। अच्छा। वो कहते थे इसे भेज दो, ये प्राइज लेकर आ जाएगी स्कूल के लिए। और दोस्तों को तो मेरे आसपास मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, और उस वजह से ना, मैं प्राइज मिले या यहाँ पे आज अवार्ड मिले, मेरे दोस्तों को मतलब उन्हें अच्छा लगता है, बट वो माहौल नहीं होता कि अरे सिर पे चढ़ा रखा, या आहा, वैसा नहीं होता। जैसे दोस्त वैसे दोस्त। अच्छा। तो वो तो अफेक्ट नहीं होते थे उस चीज़ से, वो हमारा जैसे था वैसे ही था। आपने कभी गाने के बारे में क्यों नहीं सोचा फिर, जबकि आप पहले गाती थी? हर चीज़ नहीं कर सकती, मतलब कैसे होगा मतलब मैं मास्टर ऑफ वन हो सकती हूँ, चलिए लंबी ज़िंदगी जी ली तो मास्टर ऑफ 2-3 हो सकती हूँ। तो मैंने परफॉर्मेंस चूज़ किया ओवर गाना, और उसी में तालीम हासिल की और उसी में ग्रो हुई। तो बस गाने की तरफ ऑनेस्टली ध्यान नहीं दिया। प्रोफेशनल एक्टिंग कब शुरू हुई? प्रोफेशनल एक्टिंग शुरू होकर अब 10 साल हो गए मुझे। मेरे ख्याल से 10 साल से ज़्यादा हो गए। 2011 में पहली बार मैंने स्क्रीन किया, और शुजीत दा की एड मेरी पहली एड थी, पहला शूट था। सो हाँ, दशक हो गया। दशक से ज़्यादा हो गया। जी। लेकिन शुरुआत में आपने काफ़ी ऐश किए, 70-75 करीबन आपने ऐश कर डाली, और सारे दिग्गज आर्टिस्टों के साथ किए जी। वो कुछ यादें हैं किसी, जैसे अमिताभ बच्चन हुए, क्या होता था उनके साथ, आपकी क्या बातचीत होती है, उनके क्या कमेंट्स हुआ करते थे? सारे जो दिग्गज कलाकार हैं वो कलाकार हैं, तो उनके साथ शूट करने में बड़ा मज़ा आता है। कोई ईगो नहीं, कोई ऐसा नहीं कि खुद की स्पेस रखी जाए या जो भी है। तो बच्चन सर से मैं, मतलब उन्हें आप देखो तो आपको रिस्पेक्ट फील होता है। मतलब ये शहंशाह रह चुके हैं इतने साल, और मैं आपको बता रही हूँ, हमारा जो फील्ड है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत। मतलब लोगों को उसका ग्लैमर दिखता है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत है। तो जब एक इंसान इतने साल, मतलब डबल ज़िंदगी ये मेहनत करता है, तो उसके लिए तो सलाम है ना। करेक्ट। मतलब तो वो उनके बारे में वो फील हुआ। ऑल्सो वो जैसे वो रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करते, वो कमांड करते हैं। मतलब आप उनको देखते हो और आपको रिस्पेक्ट फील होता है। तो वो एक था। जो शाहरुख खान है, उनसे अलग ही एनर्जी है, बहुत चार्मिंग है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, और बहुत प्रोफेशनल है। तो उनके शूट से
मेरे लिए पर्सनली ये फ़ायदा हुआ कि जब मैं उन्हें देख रही थी काम करते हुए, तो घर जाने के बाद ना मैं सोच रही थी मुझे क्या बड़ा अच्छा लगा कि वो पर्सनली आपका नाम पूछेंगे, वो आपसे वन ऑन वन बात करेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, बहुत चार्मिंग है, बहुत ब्राइट है, पूरी स्पेस को लिट अप करते हैं। ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी, और ये सारी चीज़ें मेरी कोर क्वालिटीज़ हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसी थी, मतलब मैं आई कि मतलब रूम की मतलब दिवाली ऐसे था। फिर धीरे धीरे जब इस प्रोफेशन में आई, कहीं सेफ रहने के चक्कर में कहिए या जो भी है, मैं थोड़ी सी गार्डेड रहने लगी। और जितना दंगा मैं मेरे दोस्तों के साथ करती हूँ उसके बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब ऐसे होता था ना कि फिल्म से रिलेटेड पार्टीज में जब जाती थी तो बस एक कॉर्नर में बिस्लरी की बोतल लेकर खड़ी रहती थी और मुझे बड़ा बोर होता था। और मुझे लगता था यार मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, आई डोंट बिलोंग। तो उस शूट के दौरान मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद को क्लोज क्यों कर रही हूँ, ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस चीज़ के लिए स्कूल कॉलेज में इतना मतलब सराहा गया, इतना प्यार मिला, उसी चीज़ को मैं बंद कर रही हूँ। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ कि मैं जाके अगर मुझे किसी इंसान से बात करने जैसे लगता है या किसी का काम मुझे पसंद आया है तो मैं बिल्कुल जाके उन्हें अभी कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। अच्छा। पहले मन ही मन में कॉम्प्लीमेंट देती, जाकर बोलती नहीं थी। तो आई थिंक वो वहाँ से सीखी। सबके साथ मतलब हर एक से कुछ ना कुछ सीखी हूँ। जैसे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, तिग्मांशु धूलिया है, अनुराग कश्यप है, तो आमिर खान है, सर, तो आमिर सर से भी परफेक्ट, लाइक ही विल रियली वर्क एट इट कि ये ऐसा चीज नहीं, एक और ट्राई करते हैं, ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप हर शूट पे सीखते हो, लेकिन जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ शूट करते हो जिन्होंने बहुत दशक काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, तो ज़्यादा सीख लेते हो। सही बात है। ऐसे कौन सी सीख है जो आज भी आपको कहीं ना कहीं काम आती है करियर में? सीख है या नहीं पता नहीं, लेकिन बीइंग माई सेल्फ, ये चीज़ मुझे बहुत काम आती है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेट्स पे मैं सबकी लाडली होती हूँ। वाह। और ये इसलिए नहीं होता कि भैया क्या काम कर चुकी हो या जो भी, ये इसलिए होता है क्योंकि मैं हर इंसान को इंसान की तरह देखती हूँ। और मैं जैसे किसी की मतलब जैसे मैं अभी आपसे जैसे बात कर रही हूँ वैसे ही मैं हर एक से बात करूँगी। मतलब अपने यहाँ तो हायरार्की होती है, हाँ, बहुत बड़ी हायरार्की होती है, प्रोड्यूसर से स्पॉट दादा तक। तो मैं सबसे उतने ही प्यार से और एंथू से बात करती हूँ, शायद उसी, और जेन्युइनली करती हूँ, मतलब उसमें कोई दिखावा नहीं है। तो शायद ये दिखावा ना होना मेरे काम में बड़ा काम आता है। चलिए, चिल्ड्रंस अवार्ड से आपने फिल्मों में कदम उठाया एज एक्टर, वो फिल्म पहले कैसे मिली थी? ऑडिशन से मिली। मैंने मेरा मोस्ट ऑफ द काम मुझे ऑडिशन से मिला हुआ है। पहली जो फिल्म मैंने शूट की थी वो चिल्ड्रन ऑफ वॉर नहीं थी। अच्छा। पहली फिल्म मैंने शूट की थी वो थी अंडर द सेम सन। ये कनेडियन डायरेक्टर थी, एक राजस्थानी मंगानिया लड़की जाके एक टेररिस्ट को ब्लास्ट करने से रोकती है। अच्छा। ये उसकी वन लाइन है और ये इंटरनेशनल सर्किट के लिए बनी हुई फिल्म थी। तो हुआ ये था कि मैं अनुराग सर का तभी जहाँ पे ऑफिस था, हमने जस्ट हमारी एड कैंपेन शूट किया था और वो पापा बेर बुलाती थी, मैं उन्हें ऐसे अच्छा सा बॉन्ड बन गया था। तो मैं उनसे मिलने गई थी, मैं उधर किसी और ऑडिशन के लिए आई थी, उनसे मिलने जा रही थी और जो डायरेक्टर इस फिल्म की थी वो मुझे क्रॉस हुई और उन्होंने मुझसे आके पूछा हाँ यहाँ बोल रही हूँ वगैरह। एंड मैं सोच रही कौन ऐसे रास्ते पर आकर, बट निकली तो वो अनुराग सर के ऑफिस से थी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रही हूँ, वो इस टॉपिक पे है, तो एक 16-17 साल की लड़की मुझे उस फिल्म के लिए चाहिए, क्या तुम उसके लिए ऑडिशन करोगी? मैंने कहा बिल्कुल करूँगी। तो उन्होंने कहा कि कल हम ऑडिशन करते हैं। अब उस वक्त ना मैं जे हॉस्पिटल में रहती थी और अंधेरी आना
मतलब 2-3 व्हीकल्स बदल के, तब Correct. पैसे तो थे नहीं और मैं मम्मी पापा से पैसे नहीं लेती थी, मैं एकदम खुददार। तो मैंने कहा हाँ हाँ आ जाऊँगी। तो अगले दिन फिर से मैं अंधेरी आई और तैयारी वैयारी करके आई थी। फिर मेरा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ। फिर उनके यहाँ डिबेट विबेट हुई, दो लड़कियों में ये बेटर है, ये नहीं है, जो भी है। फिर एक और ऑडिशन हुआ, फिर एक और, ऐसे कहते कहते मैंने 4 ऑडिशंस दिए उसके, और फिर फाइनली वो फिल्म मुझे मिली। सो बाइज्जत ऑडिशंस के थ्रू मुझे वो फिल्म मिली है। वो मेरी पहली फिल्म थी जो राजस्थान में शूट हुई थी, मेरी पहली एड भी राजस्थान में शूट हुई है, वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरी फिल्म थी चिल्ड्रन ऑफ वॉर, उसके लिए भी मैं ऑडिशन के लिए गई थी और मुझे किसी और किरदार के लिए बुलाया था। अच्छा। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो वो छोटा सा किरदार था और मैं सेंट्रल पार्ट्स करना चाह रही थी। तो मैं वहाँ पहुँची और उन्होंने बताया क्या किरदार है, और ना बोलने से पहले उन्होंने, आई थिंक जो कास्टिंग डायरेक्टर, दो लोग थे, तो जो दूसरे वो नहीं थे वहाँ, वो आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप इसके लिए नहीं, आप इसके लिए टेस्ट करो। तो जो कैरेक्टर मैंने फाइनली किया, अच्छा। जिसके लिए मुझे बुलाया ही नहीं था, मैंने कहा ये वो पैरेलल लीड है और आप इसके लिए आप टेस्ट करो। तो ऐसे था कि कहीं जंगलों में है और अब मैं मतलब गुआवा खा रही हूँ, अमरूद खा रही हूँ और वो ख़राब निकले, तो मैं उससे थूके जा रही हूँ और भाई के लिए चख के अमरूद ये करी, छोटे भाई के लिए। तो वो सीन हुआ और एक और सीन था जो बहुत इंटेंस सीन था, और अगले ही दिन मुझे कॉल आया कि डायरेक्टर को आपका ये बहुत पसंद आया ऑडिशन और आप करना चाहोगे क्या। फिर उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, स्क्रिप्ट पढ़ी और अच्छा प्रोजेक्ट था, मतलब विक्टर बैनर्जी, हाँ बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। तो मैंने कहा हाँ करते हैं। आप 2 फिल्में, एक चिल्ड्रंस ऑफ वॉर, दूसरी आपने कनाडियन फिल्म बताई। हाँ, कनाडियन की फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई, उसकी फिल्म की शूटिंग बांग्लादेश में हुई। जी, बांग्लादेश नहीं, वेस्ट बंगाल में। सॉरी, वेस्ट बंगाल में। जी, दोनों में क्या फर्क आपने महसूस करा उस वक्त, जो जबकि बहुत ज़्यादा समझ नहीं रही होगी टेक्निकल की और किस ढंग से डायरेक्टर्स के काम करने के तरीके होते हैं? हाँ हाँ, तरीके बहुत अलग थे। अंडर द सेम सन प्रोडक्शन वाइज छोटी फिल्म थी थोड़ी, तो वहाँ पे जहाँ प्रोडक्शन वाइज फिल्म थोड़ी छोटी हो जाती है, वहाँ आपको हर चीज़ में कहीं भी गैप दिखती है तो उसे भरना है। अब ये मेरा नेचर का ही है जो भी है, पर मुझे अगर कहीं भी अगर लगा कि यार ये चीज़ मैं कर लूँगी, बेटर हो जाएगी, तो फिल्म के अच्छे के लिए मैं किसी भी हद तक जाती हूँ। तो मैंने अंडर द सेम सन में एक अच्छा किस्सा है, जो जिन्होंने कॉस्ट्यूम किया था वो चले गए फ्लाइट लेके, उनको कुछ काम था जो भी है। मेरा शूट शुरू होना था, मैं पहले जाती हूँ शूट के, एक 4-5 दिन कम से कम पहले जाती हूँ ताकि वो माहौल समझ आए, वहाँ के लोग, लहजा जो भी है। तो मैं वो किरदार के जो कपड़े थे वो पहनकर घूम रही थी होटल में। तो एक वहाँ पे जो मास्टर जी थे, मतलब टेलर मास्टर थे, उन्होंने कहा शादी हो गई आपकी? तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप जो किरदार निभा रहे हो उसकी मतलब उसकी शादी हुई क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, उसकी छोटी है, उसकी शादी नहीं हुई। बोलते तो आपने जो पहना है ना वो शादीशुदा लड़कियां पहनती है। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने मुझे डिफरेंस बताया, बोलते ये नहीं वो ये पहनते। अब सब शूट पे गए थे, मेरा शूट शुरू नहीं हुआ था, तो मैं उन मास्टर जी को लेकर मार्केट गई। मैंने उस घाघरे से मैचिंग कपड़ा खरीदा, मास्टर जी को मेजरमेंट देके मैंने उसका अगले दिन का ये सिलवा के लिया और डायरेक्टर को मैंने कॉल और मैसेज किया कि भैया हमारे सब टॉप्स गलत है, वो सारे वापस बनवाने पड़ेंगे ताकि शूट न रुके। और तो ऐसी चीज़ें होते रहती है जब थोड़े कम लोग होते हैं, जो भी है। वहाँ तो ये भी हुआ था, एक दिन कुछ आर्ट डायरेक्टर को उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जो भी है, दशहरे का सीक्वेंस था, तो बहुत तामझाम होता है ना, जब एक आप गांव का फेस्टिवल दिखा रहे हो तो बहुत तामझाम होता है। तो उनकी वो रंगोलियाँ और वो सब हुआ नहीं था। अब मेरा प्रिपरेशन हो चुका था सीन का कि अब जो भी करना है वो इंस्टिंक्ट से तभी करना है, मतलब शूट पे करना है, अब अलग से कुछ सोच विचार नहीं करना। तो मैं गई, मैंने कहा मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, तो मैं रंगोलियाँ वंगोलियाँ बनाने लग गई
और तभी हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर आए और उन्होंने मुझे डांट लगाई। उन्होंने मुझे बाजू में बुलाया, उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा अरे उन्हें मदद कर रही हूँ, लोग कम है, वो आर्ट डायरेक्टर भी नहीं आए। मुझे देखिए ये सब लोग स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे, आप दिखोगे। इतनी कड़ी धूप में अगर आपको चक्कर आ गए ना पूरा शूट रुक जाएगा, आप बैठिए यहाँ। तो ऐसी चीज़ें, तो ये डिफरेंस है। जबकि चिल्ड्रन ऑफ वॉर में वो जंगलों में शूट करना है, नदी के बीच शूट करना, वो डिफ़िकल्ट पार्ट था क्योंकि मैं पेड़ पे चढ़ गई थी, मुझे मक्खी ने काट दिया, पता नहीं किसी कीड़े ने काट दिया, सूज गया था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स थे वो वहाँ थे। और चिल्ड्रन ऑफ वॉर में जो बाल लगाए गए थे वो बड़े हेवी थे, तो मुझे ऐसे होता था, मतलब रात में जब घर आती ना तो ऐसे स्कैल्प सूज गया होता। और वहाँ भी ऐसे था, बहुत डे नाइट शूट हुआ, तो हम ना ऐसे, मतलब मैं सोने अगर लेट जाती, खिड़की के बाहर देखते रहते, एक बालकनी थी कॉटेज के बाहर, वहाँ मैं देखती रहती। अगर अंधेरा हुआ तो समझ लेना शाम के 5 बजे, अगर उजाला हुआ तो समझ लेना सुबह के 5 बजे। बिल्कुल हमें अंदाज़ा ही नहीं था कब दिन कब रात, बस काम किए जा रहे थे। तो जब आप किसी फिल्म में जुड़ती हैं और इधर से इन्वॉल्व हो जाती हैं जरा जरा छोटी छोटी बातों पर, एक कलाकार के तौर पर वो कितना बेनिफिट देता है आपको? बहुत बहुत, क्योंकि अभी जैसे थोड़ा टैंजेंट एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है तो उससे भी वो सुकून मिलता है कि भाई मैंने अपने बच्चे के लिए सब किया। आप जब एक कलाकृति बना रहे होते हो ना, तो वो आपका बच्चा है। जब आप उसके लिए सब करते हो, अब आप सोचिए कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, आपको समझ आ गई, पर आप बैठे रहे क्योंकि वो आपका काम नहीं है, तो आपको सही लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कई लोग ऐसे करते हैं, ईच टू इट्स ओन, लेकिन मुझसे नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो चीज़ करने से हमारी फिल्म बेटर हो रही है तो मैंने करनी चाहिए, या तो मैंने किसी को बताना चाहिए कि भैया ये कर लो, ये बेटर होगा, ये अपने लिए ज़्यादा वर्क करेगा। तो मेरी वो इन्वॉल्वमेंट रहती है। आप महाराष्ट्रियन हैं, आपकी मराठी मूल भाषा है जी। आपने शुरुआत हिंदी फिल्मों से की जी। आपने जो मराठी फिल्म की उसके भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हिंदी वाले थे, गणेशाचार्य। ये क्या मसला हुआ? मसला तो मतलब ये था कि लार्जर कैनवस चाहिए था। मतलब एज एन आर्टिस्ट आप चाहते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाओ, उनके दिलों को छू, तो इसलिए हिंदी। और रही बात पहली मराठी फिल्म, वो यूँ हुआ कि बड़ी फिल्म थी और जो कास्टिंग कर रहे थे उन्होंने कहा कि यार करनी चाहिए आपने, एज द फर्स्ट मराठी फिल्म यू शुड डू इट। और तब पता चला कि मास्टर जी, मतलब गणेश आचार्य जी उसके डायरेक्टर हैं, महेश लिमये उसके डीओपी है, तो सेटअप उसका हिंदी था, बट फिल्म मराठी थी। स्वप्निल जोशी सर थे आपके साथ? जी जी। क्या अनुभव हुए उस फिल्म को करने के, गणेश आचार्य के साथ भी, स्वप्निल जोशी के साथ भी? आप इमेजिन कीजिए कि जितनी आपकी उम्र है उतना उन सबका अनुभव है। वो ये तीनों लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं। स्वप्निल तो चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुके हैं, तो बस मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती थी। मैंने मुझे नहीं लगता उस सेट पे मैंने ज़्यादा बातें की है, पर मैं बस सुनती थी, मैं बस ऑब्जर्व करती थी कौन कैसे ये करता है। उसमें मेरे लिए बहुत नई चीज़ ये थी कि मैंने पहली बार रोमांटिक गाना शूट किया था। उससे पहले मैंने रोमांटिक गाना शूट नहीं किया था। तो वो जो हम देखते हैं कि वो लंबे लंबे गाउन होते हैं और वो हीरोइन भाग कर जा रही है और खूबसूरत सा लंदन का लैंडस्केप है, वो सब पहली बार किया। और उसमें कितनी, मतलब वो कितना मुश्किल है ये तब जाना, क्योंकि इतनी सर्दी थी और सारे मतलब सब लोग तो कोट वोट पहन के, हमारे तो छोटे छोटे ड्रेसेस होते, तो भैया तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि कितना, अगर आप मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो क्लिप, अगर आप चाहो तो आप आपके ऑडियंस को दिखा भी सकते हो। मतलब एक शॉट है जिसमें मैं भाग कर जा रही हूँ स्वप्निल के पास, मतलब मधु भाग कर जा रही है सम्राट की तरफ और पीछे से पंछी उड़ रहे हैं। इतना खूबसूरत शॉट है और वो थिएटर में जब पहली बार देखा तो इतना अच्छा लगा, क्योंकि बचपन से आप
ऐसे सुंदर विजुअल्स देखते हुए बड़े हुए हो ना, सही बात। मतलब यश चोपड़ा जी की फिल्में या धर्मा की फिल्में, वो देखते देखते ऐसे वो ब्यूटीफुल विजुअल, उसमें खुद को देखना वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो बड़ा अच्छा था। और पहली बार मैंने एक बड़ा कमर्शियल गणपति का गाना भी किया। तो 2000 लोग मतलब आपके साथ नाच रहे हैं और इतना बड़ा सेट लग चुका है, वो फिल्म सिटी के हेलीपैड पे बड़ी गणपति जी की मूर्ति है। तो वो भी बड़ा, मतलब इतने सारे कैमरास है, ऊपर से भी शूट हो रहा है, यू नो। तो वो एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि चिल्ड्रन ऑफ वॉर मतलब 1000 थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन वो कमर्शियल नहीं थी। हाँ। तो ये टेक्निकली मेरी पहली कमर्शियल फिल्म थी। तो पहली कमर्शियल फिल्म वो भी मराठी में। जी। लोगों ने क्या कहा था तब? मिक्स्ड रिएक्शन थी, क्योंकि जो नहीं जानते थे उन्हें तो अच्छा सा लगा, अच्छी सी प्रिटी सी लड़की है, अच्छा डांस करते, अच्छा ऐसे ऐसे था। जो मुझे जानते थे वो ये जानते थे कि मैं मराठी में कंटेंट ड्रिवन फिल्म करना चाहती थी, कमर्शियल फिल्म मुझे हिंदी में करनी थी। सो वो सरप्राइज थे कि मैंने फिल्म कैसे सिलेक्ट कर ली या क्यों हाँ बोला। लेकिन जब हमने बात की तो मैंने बताया कि मैंने कहा कि बिकॉज आप लोगों तक पहुंचते हो, इट्स नॉट अबाउट किस टाइप की फिल्म है। जब एक कमर्शियल क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पे फिल्म आती है तो आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हो। जब आपके पास उतने आईबॉल्स है तब आप फिर अच्छा, भले छोटी फिल्म हो बट बहुत ही सिंसियर कंटेंट वाली फिल्म उन तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि वो आपको पहचानते हैं। जब नहीं पहचानते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों तक खुद को पहुंचाना और लोगों को फिल्मों तक लाना। तो इसलिए मैंने वो फिल्म ली। आपका जो पूरा 10 साल का करियर है, आज जब आप बैठती हैं किस तरह से देखती हैं उसे? अच्छा जर्नी रहा है, बहुत ही प्लान जर्नी तो था नहीं। ऐसे नहीं था कि यार ये मैं ये करूँगी ताकि मैं वहाँ पहुँचूँ। मतलब जो भी थोड़ा बहुत काम किया है सब अच्छा किया है, जितने लोगों के साथ काम किया है अच्छा नाम कमाया है, खुद को खुशी है। जो काम किया उसकी मतलब रात में अच्छी नींद आती है, अच्छे क्या कहते हैं सही तरीके से टैलेंट बेसिस पे सिंसियरली पूरी जान लगा के काम किया है, अच्छा लगता है। और ये रियलाइज़ होता है कि इतने सालों में कितनी ग्रो हुई हूँ। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं जब एक्चुअल स्क्रीन पे मैंने शुरुआत की थी बिल्कुल झल्ली थी, टॉम बॉय थी, मेकअप से कोई लेना देना नहीं। आज भी आप देख सकते हो हार्डली मेकअप किया है मैंने, तब तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब एक मेरा पहला फिल्म का ऑडिशन था और मैं वहाँ गई, एक सलवार कमीज में था और एक 10 साल बाद वो लॉयर बनती है तो शर्ट पैंट में था। तो मैं जैसे गई उन्होंने मुझे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, ठीक है, और लीड के लिए ऑडिशन था। तो उन्होंने कहा कि आप बाहर बैठ जाइए, आप सीन पढ़ लीजिए, जब हो जाएगा आप बताइए। मैंने सीन पढ़ा, मेरा हो गया। फिर मैंने एक और बार पढ़ा, सोचा नहीं यार थोड़ा फिर से पढ़ लेते परफेक्ट हो जाते हैं। तो एक और बार पढ़ा, फिर तो हो गया। फिर मैंने नॉक करके बोला कि मेरा हो गया पढ़ के। बोले हो गया, आप प्रिपेयर्ड हो? से हाँ। अच्छा आ जाइए। तो 2 लोग थे और एक बड़ी सी प्लास्टिक की एक थैले पे, मतलब वो बेसिकली घास पे बैठना है एक्चुअल फिल्म में, तो यह एक बड़ा प्लास्टिक का थैला था ऑडिशन के लिए। तो उस पे बैठ के वो जो भी सीन था वो सीन मैंने किया को एक्टर के साथ। जब पहला रिहर्सल हुआ शूट से पहले कि एक बार कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा था कि यार ये कौन आ गया, मतलब हाँ ये कौन आ गया, क्योंकि बिल्कुल बन ठन के नहीं आई थी, सादा सा कॉटन का सलवार कमीज पहन कर आई थी, क्योंकि गाँव का कैरेक्टर था। मुझे लगा मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ कैरेक्टर को। तो पहला जैसे ही हमारा रन थ्रू हुआ उन दोनों के चेहरे मतलब चमक गए थे। मतलब एक से हमने क्या देखा, इतना बढ़िया। और फिर उन्होंने शूट किया। अब शूट करने के बाद दूसरा सडनली मुस्कुराने लगे, ब्राइटली बात करने लगे, बातों में इज्जत आ गई, ऐसे सब मैंने वो चेंज देखा, ट्रांजिशन देखा मैंने। फिर ये था कि चेंज करना था और एक फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनना था दूसरे सीन के लिए। तो मैंने चेंज किया और मैंने कहा ठीक हो।
तो उन्होंने, और तब ना बाल वाल सेट करना कुछ पता नहीं था मुझे, मतलब बिल्कुल ही बेसिक वैसे थी। तो मैंने कहा ये ठीक है। वो बोले यार रुचा थोड़ा ना मेकअप है क्या, थोड़ा मेकअप कर लो। हाँ है ना। तो मेरे पास एक आई शेडो पैलेट था जो मैंने खरीदा था। आई शेडो मतलब जो यहाँ लगा था, उसमें कई रंग थे। वही मेरा लिपस्टिक, वही मेरा रूज, वही मेरी आई शेडो। और मैंने कहा 2 मिनट में करती हूँ। तो वहाँ एक नील कमल की कुर्सी थी, मैंने उस पर वो आई शेडो पैलेट रखा, उस पर एक छोटा सा मिरर था। मैं घुटनों पे बैठ गई, फ्लोर पे धूल थी फ्लोर पे, और मैंने फटाफट लेके यूं लगा लिया। मैंने कहा अभी ये बेटर है। और वो तो ना मतलब वो मुस्कुरा नहीं, वो हंस रहे थे। और उन्होंने कहा हाँ बेटर है। तो मैंने वो बंद किया, उठी ऐसे झटका पैंट को, क्योंकि धूल लगी थी घुटनों को, ऐसे चलो करते। ये यहाँ से शुरुआत हुई है। आज की डेट में ढंग से मेकअप हेयर सब कर सकती हूँ, शौक अभी भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रेजेंटेशन सीख गई हूँ। एटलीस्ट कोई मुझे अगर नहीं जानता तो उन्हें लगेगा कि अच्छी सी नाजुक सी लड़की है। तो काफी ग्रो हुई हूँ। ये ग्रो कहाँ से हुई? काम करते हुए सीखा या कहीं कुछ लोगों को ऑब्जर्व करके सीखा? लोगों को ऑब्जर्व करके सीखा, काम करते करते सीखा। जैसे हर मेकअप आर्टिस्ट जब मुझ पे काम करते थे तो पेंटिंग तो करती हूँ, तो सेंस तो है, स्ट्रोक समझ आते हैं, कलर समझ आते हैं। तो मैं उनसे बात करती थी कि आपने ये वाली शेड यूज़ की, इसकी जगह इसमें थोड़ा ज़्यादा पीला होगा तो मेरी स्किन पे शायद अच्छा लगेगा। तो वो भी चकरा जाते थे कि अच्छा आपको इतना मेकअप आता है। ऐसे नहीं, मुझे मेकअप नहीं आता, बस मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। तो लोगों का देख देख के या वो ही बताते थे कि अरे आप ना ये खरीद लो, ये अच्छा है आपके लिए, ऐसे। तो ऐसे धीरे धीरे देखते देखते सीखी। मतलब एक जो पहली फिल्म थी उसमें एक सीन था जहाँ मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं पापा से रूठी हुई हूँ और मैं ज़मीन पर बैठी हूँ, ऐसे एक ये था। वो सीन जब मेरे पापा ने देखा तो उन्होंने कहा तू इतना ज़्यादा फ्राउन क्यों किया है, ऐसे भौवे ऐसे चढ़ाई हुई क्यों है। तो मैंने कहा अरे वो परेशान है तो ये एक्सप्रेशन है। पापा बोले इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता। तो मैं लड़ गई। मैंने कहा ऐसे माप तोल के मैं अभी परेशान होंगी क्या, ऐसे ऐसे करके मैं लड़ गई। फिर मैंने जाके आईने में देखा और मैंने वो करके देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जो भौएं है ना वो एंगुलेटेड। तो एंगुलेटेड में, और मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मतलब मेरी मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल है, तो वो ज़्यादा दिखता है एक्सप्रेशन। तो मेकअप में मैंने थोड़ा सा उसको कैसे थोड़ा स्ट्रेट किया जाए ऐसे सीखा। तो ऐसे करके धीरे धीरे खुद ही खुद को ऑब्जर्व करके मैं खुद को धीरे धीरे ग्रूम करते जा रही हूँ। आपका जो करियर है इसमें टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे? टर्निंग पॉइंट्स, सीजे क्रिमिनल जस्टिस नाम की एक वेब सीरीज़ है हॉटस्टार पे, सीज़न 1, जिससे हॉटस्टार स्पेशल शुरू हुआ था। तो हुआ ये कि मुझे ऑडिशन पे बुलाया गया। मैं वहाँ जाने के बाद मैंने स्क्रिप्ट देखी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे सीन्स लिखे थे। उन्होंने कहा लेकिन ये ना शादीशुदा है। मैंने कहा ठीक है। प्रेग्नेंट? अच्छा। और दीदी है, मतलब जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसकी बड़ी बहन है। मतलब जो सारी चीज़ें ना सेंट्रल पार्ट के लिए नहीं करनी चाहिए, कि भाई बहन मत बनो या प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए वगैरह, वो सब उस कैरेक्टर में था। कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा यार सीन्स अच्छे हैं, ऑडिशन देती हूँ, घर जाके सोचती हूँ करना है नहीं करना है। तो मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद घर जाके डिस्कस किया, दोस्तों के साथ डिस्कस किया, सबने मना किया। अच्छा। सबने कहा मत कर। और तभी ना वेब शुरू हो रहा था, अभी जैसे स्पेक्ट्रम खुल गया है ना, वैसा नहीं था। तब तक वो थोड़ा सा अटका हुआ था कि ये चीजें करो, ये मत करो। लोग वेब पर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। हाँ, नहीं वेब पे जाने के लिए ठीक है, लेकिन कौन से किरदार लेने हैं उसमें थोड़ा। वेब पर तो बात भी करेक्ट, वेब में तो खुल गया ना। वेब में आप कोई भी किरदार करो, ईमानदारी से करो, उसके बाद आपको दूसरे तरीके का किरदार मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने बहन कर लिया तो आपको सेंट्रल पार्ट नहीं मिलेगा, वो नहीं अभी, पर वो तब था। और तो मुझे सबने मना किया, पर पता नहीं ऐसे लग रहा था कि यार ये करना है, कुछ तो बहुत अच्छा था उस कैरेक्टर के बारे में कि मुझे लगा ये करना है।
और फिर उनका कॉल आया कि सर को बहुत अच्छा लगा, तिग्मांशु धूलिया उन्होंने देखा, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा, पर मैं छोटी दिखती थी और मुझे बड़ी बहन दिखना था, ऐसे मैं कर लूँगी। तो मैंने 9 किलो वज़न बढ़ाया और बिल्कुल वो बॉडी लैंग्वेज वगैरह लेके, और वो जो जर्नी रहा वो, सो इवन जैसे तिग्मांशु सर ने मुझे नोटिस किया भी, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि पहले दिन पे उन्हें पता ही नहीं था कि हाँ कोई है, बहन का कैरेक्टर है, बहन को पीछे खड़े कर दो टाइप का। वहाँ से उन्होंने पहला मैंने जब शॉट किया तो उन्होंने बोला लड़की अच्छा किया, गुड। तो नोटिस किया तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद उस दिन का शूट देखने के बाद उन्होंने बोला इस कैरेक्टर का नाम अवनी है ना, अवनी को ये देंगे, अवनी ये करेगी। दूसरे दिन पे अवनी हुआ, तीसरे दिन पे उन्होंने पूछा अवनी का नाम क्या है, रुचा। तो रुचा के नाम से बुलाया। और चौथे दिन पे उन्होंने बोला तू इधर आ, बैठ। इससे पहले उन्होंने क्या किया है, इतना कमाल काम करती है, मतलब क्या इससे पहले कहाँ सीखी, क्या किया वगैरह। तो ऐसे धीरे धीरे अपने काम से एग्जिस्टेंस में आई मैं उनके सामने। और जब क्रिमिनल जस्टिस बाहर आई, आप बिलीव नहीं करोगे, आज उस सीरीज़ को 4 साल हो गए, ठीक है। आज भी इंस्टाग्राम पे ऐसा एक दिन नहीं गया है कि मुझे किसी का क्रिमिनल जस्टिस पे मैसेज नहीं आया। सोचिए 4 साल रोज़ इतने हज़ारों मैसेजेस आए मुझे, लेटर्स आए हैं लोगों, मतलब कुछ छू गए उसमें, जो सच्चाई पोर्ट्रे करते की ना वो छू गई। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। ऑल्सो पहली बार मैंने वेब सीरीज़ की थी, तो वो लॉन्ग फॉर्मेट मैं अच्छे से कर सकती हूँ ये मुझे समझा, तो वो एक हो सकता है। क्रिमिनल जस्टिस में जो आपके पास लेटर्स आए सारी थी, उसमें किस लेटर को ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको बहुत अंदर से हिला दिया हो? हिलाया तो नहीं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर आया था, दूसरे मुल्क से आया था। अच्छा। हमारे नेबरिंग मुल्क से। उन्होंने बड़ा अच्छा ये लिखा था, बहुत अच्छा लिखा। एंड में लिखा लेकिन आपने एक चीज़ गलत की, आपने आपके शौहर को छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने उस पर रिस्पॉन्ड तो नहीं किया, लेकिन आई थिंक अवनी के कैरेक्टर ने उसके शौहर को बहुत चांसेस दिए थे, एंड बहुत लोगों को यही चीज़ पसंद आई कि शी स्टूड फॉर हरसेल्फ, और उसने कहा कि नहीं मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। तो ये चीज़ इनफैक्ट बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगी कि ऐसे नहीं है कि बस गलत सहते हुए भी वही रही। तो फिल्म और वेब सीरीज दोनों आपने की, दोनों की एक कलाकार के रूप में अनुभव अलग होते हैं। फिल्म रिलीज होती है और 2 घंटे के अंदर जिस ढंग के रिस्पांस मिलते हैं आपको, एक अलग फ्लॉप हो या सफल, लेकिन एक अलग ढंग के रिस्पांस आते हैं आपको। ओटीटी पर वो नहीं होता, सब कुछ बहुत स्लो चलता है। जब आंकड़े आते हैं तो आपको पता चलता है। कलाकार के रूप में क्या ऐसे माहौल में ओटीटी पर संतुष्टि मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलती है। ये ऐसे है ना कि आपको बीपी की तकलीफ है? आपको बीपी की तकलीफ है? नहीं। अच्छा, तो जिनको होती है या शुगर की तकलीफ होती है, तो 2 टाइप की टैबलेट्स होती है। एक होती है फास्ट रिलीज, इमीडिएटली जो नीचे मतलब कंट्रोल कर ले। एक होती है स्लो रिलीज, जो धीरे 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 असर जिसका बना रहता है। वो डिफरेंस है। आजकल एक अच्छी चीज़ हुई है कि फिल्में भी ओटीटी पे आने लगी है, उस वजह से वो स्लो रिलीज आफ्टर द रिलीज फिल्मों का भी जारी रहता है। जो थिएट्रिकल रिलीज का एक अलग मज़ा है, मतलब उसका एक अलग नशा तो नहीं कहूँगी बट अलग मज़ा है, तो वो ओटीटी में नहीं मिलता। लेकिन ओटीटी बहुत सालों साल आपको प्यार देता है, मतलब ओटीटी के थ्रू ऑडियंस का सालों साल आपको उनका प्यार मिलता है। सो आई थिंक मुझे दोनों के रिएक्शंस और कॉन्सेंट्रेशंस अच्छे लगते हैं। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर जिस ढंग का माहौल बदला हुआ है, उस माहौल में देखा यह जा रहा है कि अब आर्टिस्ट डिवाइड होते जा रहे हैं कि कुछ लोगों को सिर्फ ओटीटी पर सक्सेस मिल रही है, थिएटर्स में नहीं मिल रही है। इसमें कभी आपको डर नहीं लगा? क्या डर के क्या करेंगे आप बताइए, डर के क्या करेंगे? हम असल आर्टिस्ट है, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। अब बस होप करना है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती रहे और ऑडियंस आप ऑडियंस तक पहुंचते रहे, क्योंकि सच्ची बताती हूँ जब आप कुछ अच्छा बनाते हो ना तो ऑडियंस का प्यार मिलता है।
बस वो अच्छी चीज़ आप तक आना ज़रूरी है। तो वो मेकर्स ने वो डिवीज़न नहीं करना चाहिए कि भैया ये बस इस तरह की फ़िल्में आप शोज़ करते हैं और ये बस इस तरह के करते हैं। वो डिवीज़न उन्होंने नहीं करना चाहिए। बट उससे डर के किसी का क्या भला हुआ है? तो डर तो नहीं लगता मुझे। लेकिन आपको नहीं तो बॉलीवुड में इस तरह के डिवीजन बहुत जल्दी हो जाते हैं? हाँ, होते हैं, नहीं होने चाहिए। एक चीज़ और, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हम गैर फिल्मी परिवार से आते हैं तो हमें बहुत तकलीफें सहनी पड़ती हैं। आपकी क्या अनुभव रहा है? तकलीफें नहीं कहूँगी, जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलना मुश्किल है। क्योंकि जैसे मैं बम्बई से हूँ, पर जब मुझसे लोग कहते हैं अरे तुम तो बम्बई से हो तो बॉलीवुड तो बम्बई में, कहाँ है बॉलीवुड? मुझे पता ही नहीं था। मैं इसी शहर में बड़ी हुई हूँ, दूर दूर तक मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ होता है, शूटिंग कहाँ होता है, बॉलीवुड के स्टार्स कहाँ रहते, कुछ नहीं पता था। बाहर से लोग आते, लोगों को पता है कि बच्चन साहब कहाँ रहते, शाहरुख वो कहाँ रहते, मुझे नहीं पता था, मुझे सच्ची नहीं पता था। तो जब लोग कहते कि अरे यू नो वही तो है बॉलीवुड, तुम्हें तो क्या टेंशन है वगैरह, ऐसा नहीं है। तो वो मुश्किलात होती है जब आप जाते हो, आप 1000-5000 लोगों में ऑडिशन देके सिलेक्ट होते हो, उसमें भी आपको रिप्लेस किया जाता है किसी स्टार किड के साथ। ये कई दफ़ा हुआ है, तो उसका थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन वैसे ही है ना, जैसे अभी आप जो प्रोफेशन आपका है, तो जाहिर है आपका बच्चा वो प्रोफेशन लेने के चांसेस हायर है। करेक्ट। तो वैसे ही वहाँ है। अब जब उनका बच्चा है और मैं हूँ, तो बिकॉज वो उनका बच्चा है, वो ऑलरेडी लोगों में प्रचलित, मतलब फेमस है, तो उन्हें बेटर बेस मिलना आसान हो जाता है, जो आउटसाइडर्स को नहीं होता। सही बात है। वो डिफरेंस है। बाकी मुझे ये जो आजकल बड़े डिबेट्स होते हैं नेपोटिज्म पे, मैं उसमें कभी नहीं पढ़ती ना। मैं जब शुरुआत करी थी तब भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने कहा जो है नहीं, मुझे लगता है नेपोटिज्म की डिबेट में पढ़ना भी नहीं चाहिए। नहीं यार, जो है ना। हाँ। मैं उन चीज़ों पे बात करूँ या उन चीज़ों पे काम करूँ जो मैं बदल सकती हूँ। बिल्कुल सही बात। जिन चीज़ों पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है, उस पर मैं क्यों परेशान हूँ? करेक्ट। चलिए, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि कहीं कुछ गलत दिखाई देता तो आप उसमें इन्वॉल्व होती हैं, उसको सुधारने की कोशिश करती हैं। आप लेखिका भी हैं। मैं लेखिका नहीं हूँ। नहीं, लिखती हैं तो हैं। तो कभी कभी आपको लगता होगा कोई संवाद चेंज किया जाना चाहिए, क्या करते हैं उस वक्त? इसमें फिल्मों में? हाँ। बिल्कुल करती हूँ। मैं बिल्कुल मेकर्स के साथ बैठती हूँ, और मैं इनफैक्ट जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, मैं उसमें अगर बढ़िया स्क्रिप्ट है तो कोई चेंजेस कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर स्क्रिप्ट कहीं से मेरे थॉट्स से मतलब मुझे जो मेरी समझ है उसमें मुझे लगता है कि यार यहाँ ये पॉइंट छूट गया, या यहाँ इस इंसान को ये फील होना चाहिए, ना कि ये। करेक्ट। तो मैं सब बिल्कुल डिस्कस करती हूँ, और मैं सिर्फ खुद के किरदार को लेकर नहीं, मैं पूरी स्क्रिप्ट को इन टोटलिटी डिस्कस करती हूँ। और ये मैं मेरे मेकर्स के साथ बैठ के करती हूँ, और वो भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सो वही है, एट द एंड ऑफ इट हम जो बना रहे हैं उससे बेटर करना है जितना हो सके, क्योंकि सब जान लगा रहे हो उस पर। मतलब आप दिन रात शूट कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो किसी अच्छी चीज़ पे करेंगे। बिल्कुल सही। आपने एक बात और कही कि आपके मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल है। हाँ, देखना है। हाँ, क्या ये इसकी वजह कथक डांस सीखना रहा? नहीं, मेरा इन जनरल बायोलॉजिकली, मतलब मैं जैसी बनी हूँ, मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ। अच्छा, कथक डांस सीखने से अभिनय में कितनी मदद मिलती है? ग्रेस आता है, आपके बॉडी लैंग्वेज में ग्रेस आता है। एक इरेक्ट पोस्चर होता है, और वो ग्रेसफुल इरेक्ट पोस्चर होता है, ना कि कड़क, वैसा नहीं। तो ग्रेस आता है, वो डेफिनेटली हेल्प करता है अभिनय में। कभी आपको मन होता है कि किसी फिल्म में आपको कथक डांस करने का मौका मिले? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ मैं म्यूजिकल करूँ। अच्छा। मैंने आज तक मेरा डांस बहुत कम लोगों ने देखा है। इनफैक्ट बहुत कम लोगों को पता है कि मैं डांस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं प्रॉपर डांसर वाली भूमिका में मेरा जर्नी वाला एक म्यूजिकल करूँ। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे
कि एक कोई फिल्म बताइए जिस टाइप की फिल्म आप चाहोगे आप करो। तो मुगले आजम जैसी फिल्म, अब आप उसे लिटरली मत लीजिए, पीरियड ड्रामा है इसमें, आप सोचिए ग्रैंड कैनवस, ओके। जब वो बनी थी किसी ने सोचा था ऐसी फिल्म बन सकती है? मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड थी। पहला कलर्ड गाना, ठीक है। मतलब गाने तो ऐसे आज भी हम सब लोग, इवन मतलब हमारी आने वाली जनरेशन्स भी मतलब सारे गाने जानते होंगे। उसके बाद ब्यूटिफुली शॉट, इमोशनली रिच, रोमांटिक, सो इट्स अ, क्या कहते हैं, प्लेटर है ना, बिल्कुल एकदम। मतलब तो बस ऐसी फिल्म करनी है जहाँ खुद को झोंक दो और खूब जियो, मतलब अपने अलग अलग पहलुओं को खुद ही ढूंढो और उन्हें तराशो। आपने बहुत पढ़ती रहती हैं, कोई ऐसी किताब पढ़ी है, ऐसी कोई कहानी पढ़ी है जिस पर आप चाहते हो फिल्म बने और उसका कोई किरदार आप निभाना चाहती हूँ? मैं बहुत नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन ऐसी एक कहानी है और मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि वो किरदार मैं निभाऊँ। वो मैं बताऊंगी नहीं अभी, क्योंकि मैं खुद बनाना चाह रही हूँ। वेरी गुड। आपने कुछ देर पहले बताया था कि आप थिएटर्स में प्ले डायरेक्ट करती रही हैं। हाँ, थोड़े से किए। तो भविष्य में फिल्में भी डायरेक्ट करने की योजना है? हो सकता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत प्लान करके नहीं चलती हूँ, पर अगर वैसे मन किया तो करूँगी। नई फिल्म कौन सी कर रही हैं? एक फिल्म रेडी है, उस फिल्म का नाम है नॉट टुडे। अच्छा। ये बेसिकली 24 साल की बोहरी मुस्लिम लड़की जो सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर में काम करने गई है, उसका पहला दिन है। और एक हर्ष छाया जो एक्टर है, वो सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर चलाते थे 10-15 साल। वो सुसाइड कमिट करने जा रहे हैं, तो उनका आखिरी कॉल और इसका पहला कॉल, ये फिल्म है। तो मेरा किरदार, आलिया रूपावाला नाम है उस किरदार का, वो क्या क्या करती है, किस हद तक जाती है उस अनजान इंसान को बचाने के लिए, ये फिल्म है। और ये फिल्म अभी ऑलरेडी फेस्टिवल्स में हमने बाहर लाई है और हमें काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। मतलब हमें क्रिटिक वाले अवार्ड्स मिले हैं फॉर द एंटायर फिल्म, बेस्ट फिल्म ऑफ द एंटायर फेस्टिवल जो होती है, टॉप मोस्ट अवार्ड, वो मिला है। मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला है कनाडा में वगैरह। तो बहुत सराहा जा रहा है काम, बहुत सराहा जा रहा है। कौन है डायरेक्टर उसका? आदित्य कृपलानी। आदित्य कृपलानी जी। तो बस वो रिलीज होनी है इंडिया में, स्पेन में आ चुकी है, जैसे हमारा नेटफ्लिक्स है वैसे स्पेन में फिल्मिन नाम का पोर्टल है। अच्छा। वहाँ वो आ चुकी है और अब हमारे यहाँ आ जाएगी। इस फिल्म के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू। एक चीज़ और है, काफ़ी काम किया, कई तरह की कमर्शियल भी कर लिया, सारी चीज़ कर लिया, कोई ऐसा किरदार आपके दिमाग में जो आप करना चाह रही हो? मैंने बताया ना, मुझे बड़ा म्यूजिकल करना है। अच्छा, म्यूजिकल करना है, करेक्ट। हाँ, बड़ा म्यूजिकल करना है, ग्रैंड कमर्शियल विद अ ग्रेट इमोशनली ड्रिवन रोमांटिक स्टोरी। आपके शौक क्या है और उन शौक को कैसे पूरा करती हैं? गार्डनिंग मेरा एक शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे गाना पसंद है, गाना सुनना बहुत पसंद है, डांस पसंद है, पेंटिंग पसंद है, फोटोज़ खींचना पसंद है, बहुत सारी बातें करना पसंद है। मुझे अनजान लोगों के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है, अपनों के साथ तो करती हूँ। मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और कई शौक है। मतलब एक्चुअली हम लंबी चौड़ी लिस्ट हमारी हो सकती है। जब आप ट्रैवलिंग करती हैं, कई ऐसे लोगों से मिलती होंगी जो आपके कल्चर से, आपकी भाषा से सबसे अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब उनसे आप क्या सीख लेती हैं? सीखती या कभी कोई ऐसा मौका हो जो आपने किसी व्यक्ति से मिली हो, आपके दिमाग में भी छाया हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सीखती नहीं हूँ, मैंने इसलिए कहा मैं जीती हूँ उनके साथ। अच्छा। तो फिर वो कोई भी हो सकते हैं। जैसे आप बनारस में ऐसे ही जाके रही थी एक, तो वहाँ जो चाय वाले एक भैया थे, उनके साथ रोज बहुत बतियाती थी। मतलब 2.5-3 घंटे हम वहाँ बातें करते बैठे, वहाँ तो सब बतौल है। तो
उनसे क्या सीखा? फुर्सत। हम बम्बई में तो मतलब फुर्सत है नहीं, वहाँ तो फुर्सत ही फुर्सत है। तो ऐसे अगर आप वैसे कहोगे तो हर इंसान से आप सीखते हो, लेकिन ट्रैवल अलग लेवल पे रिच करता है आपको। मतलब मैं ऐसी बैग उठा के यूरोप चली गई हूँ। मैं मतलब मुझे घुमक्कड़ हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है। मैं किसी अनजान इंसान को गुनगुना रहा है तो बस में बैठी हूँ, ना भाषा आती है ना उसे मुझे उसकी आप क्या गा रहे हो एक्शन से पूछ के। तो उन्होंने बोला ओपेरा। मैंने कहा आप सुनाओगे? बोलते यहाँ बस में। मैंने कहा हाँ प्लीज़। उन्होंने मेरे लिए ओपेरा गा दिया, पर्सनल ओपेरा। तो ऐसे तो मतलब कमाल किस्से हैं ट्रैवलिंग के। या एक बार एक बंदा था, बहुत अपसेट था, और उसने कहा मैं खाना खाने जा रही थी, तो उसने कहा मैं आपको ज्वाइन करूं। अब मुझसे ना नहीं कहा गया, मुझे हाँ कहना नहीं था। मैंने कहा जी ठीक है, और वो बड़ा सल्क कर रहा था। तो मैं इतनी परेशान हुई ना, मैंने कहा मैं घूमने आई हूँ भैया, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है या तो तुम बोल दो या तो छोड़ दो, मतलब क्यों मेरी मखनी खराब कर रहे हो। तो मैंने फाइनली उससे कहा ऐसे सुनो, मैं तुम्हें नहीं जानती, शायद मैं लाइफ में कभी मिलूंगी नहीं, अगर तुम्हें बात करनी है कर लो, मैं कोई होर्डिंग्स तो नहीं लगाने वाले उसके। अच्छा लगे कुछ बता पाई बता दूंगी, नहीं बता पाई सुन लूंगी, शायद आपको अच्छा लगे उस चीज़ से। फिर उन्होंने बात करना शुरू किया, उन्होंने जो भी उन्हें तकलीफ़ें थी उस बारे में बात की, और वो पूरा इंडिया घूम चुके थे। अच्छा। क्योंकि वो इतने अशांत फील कर रहे थे, इतने डिस्टर्ब थे, और वहाँ से वो नॉर्थ में एक लास्ट जगह जाने वाले थे, फिर वो घर जाने वाले थे। तो हमने बात की और मैंने उन्हें जो मुझे समझ आई वो 2 चीज़ें बताई। अगले दिन वो जब जा रहे थे तो उन्होंने आके बोला कि मैं आपके बारे में ना मेरी डायरी में लिखूंगा। और अगले दिन वो बिल्कुल मतलब उसके बाद वो रोए, शांत हुए, जो भी है। और अगले दिन उन्होंने कहा मैं आपके बारे में लिखूंगा जस्ट गुड वाइब्स। बोलते हैं कि जो चीज़ मुझे पूरा भारत घूम के नहीं मिली वो मिल गई, शांत हो गया मैं, मतलब थैंक यू। बहुत बड़ी बात है। तो हाँ बहुत सही। एंड अब बची हुई जो ट्रिप है या तो नहीं करेंगे, और करेंगे तो खुशी से करेंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक ट्रैवलिंग में ये होता है ना कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बस एक आध खाने पे आप बैठे हो, मुलाकात हो गई, कुछ नया उनके लाइफ के बारे में पता चला, उनका आपके लाइफ के बारे में पता चला, अच्छा सा लगा, अपने अपने रास्ते चले गए। तो वो जो क्या कहते हैं, वो जो इंटरेक्शन, जैसे एक होटल में मैं रह रही थी, उसके जो मैनेजर अंकल थे इतने बढ़िया थे वो, और मैं उनकी बेटी की तरह लगी थी। उन्होंने इतनी बातें की है, उनसे मुझे कितनी चीज़ें समझ आई, पता चली। और वो जो अफेक्शन मिलता है ना, वो तो बहुत स्पेशल है। मतलब आप पता नहीं उस इंसान से फिर से कभी मिलोगे भी नहीं, बट उस वक्त वो आपको कुछ खाना खिलाना चाहता है, कुछ ला के देना चाहता है। जैसे मैं इवन शूटिंग में ये बहुत होता है कि मैं वो जिप्सी विलेज में शूट कर रही थी और मैं खांस रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप देसी मुर्गी का अंडा खाइए और आपकी खांसी चली जाएगी। और मुझे अंडा पसंद नहीं है, पर उन्होंने से मुर्गी के नीचे से अंडा लाके उबाल के दिया मेरे लिए, अदरक की चाय वही के वही बना के ला के दिया, और मैं शूटिंग के बीच में वो लेकर आई, दीदी खा लो। तो ये जो लगाव है ना, मतलब उनके बच्चे को लग गई थी, और मेरा जैसे ही टेक ख़त्म हो गया, ओके हो गया, मैं उसे लेकर, उस दिन बंद था, हॉस्पिटल बंद था, वो खुलवा के एक्सरे करा के उनकी ट्रीटमेंट लेगी। तो कहीं तो उन्हें भी ये हुआ ना कि सो द वे दे वांट टू रेसिप्रोकेट, वो बहुत स्पेशल है। या उनकी एक बच्ची को मैं अल्फ़ाबेट सिखा दी थी, अक्षर सिखा दी थी, एक बच्ची को ड्राइंग सिखा दी थी, जिसकी जो उम्र हो उस हिसाब से। तो ये सब ट्रैवलिंग से मिलता है, इससे बहुत सुकून मिलता है। इससे ऋचा जी, फिल्मी संगम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।